चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। वास्तव में प्रकाश का अपवर्तन है क्या? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर पड़ती हैं तो टकराकर अपने मूल माध्यम में वापस लौट आती है। जैसे कि हमने भी कहा था कि आप ऐसे दौड़ते जाइए, दीवार से टकरा करके फिर इधर ही गिरेंगे, तो ये है परावर्तन। लेकिन अगर दीवार को तोड़ करके उस पार निकल गए तो ये हो गया अपवर्तन। तो प्रकाश किसी तल को तोड़ती नहीं है, बस उसको पार करके निकल जाती है, ठीक है, उसको पार करके वो निकल जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। यानी प्रकाश का अपने मूल रास्ते से विचलित होना ही प्रकाश का क्या है? अपवर्तन। ठीक है, अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो, या प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, तो सबका यही आंसर है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जैसे हमने कहा दीवार के उधर दूसरा माध्यम है, इधर पहला माध्यम है, तो अगर इधर से आप दौड़ के गए और उस पार निकल गए दूसरे माध्यम में, तो जाहिर सी बात है आप अपने मार्ग से क्या होंगे? विचलित हो जाएंगे। उसी तरह प्रकाश भी अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। ये विचलित होने की जो घटना होती है प्रकाश की, यही कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि ये क्यों होता है, क्यों प्रकाश सीधे नहीं जाती, क्यों अपने मार्ग से इधर उधर हो जाती है, रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है प्रकाश की चाल। प्रकाश जब अपने माध्यम को बदलता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति और कला, ये दो ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदलती। चाहे कितना ही माध्यम प्रकाश जाए, कितना ही माध्यम को क्रॉस करे, लेकिन उसकी आवृत्ति और कला, ये दो चीजें कभी नहीं बदलती हैं। केवल बदलेगा क्या? चाल और तरंगदैर्घ्य। इन्हीं के बदलने के कारण प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, जैसा अगर आपसे हम कहें कि आप रोड पे दौड़िए, तो आप रोड पे बहुत तेजी से दौड़ लोगे, लेकिन जब उसी रोड पे कहा जाए पानी लगा हुआ अब दौड़िए, तो क्या आपकी स्पीड उतना ही रहेगी? स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी तरह से जैसे आपकी स्पीड कम हो जा रही है माध्यम बदल जाने से, पहले हवा था, रोड पे केवल हवा था, दौड़ लिए, पानी माध्यम दूसरा हो गया, स्पीड क्या हो गई? कम। उसी तरह से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, और चाल बदलने के कारण प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। समझ में आ गई बात? अगर कोई ये बात आपसे करे कि प्रकाश अपने मूल मार्ग से क्यों विचलित होती है, तो उसका एक ही आंसर है, सर उसकी चाल बदल जाती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी को पता होगा, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। लेकिन अगर यही प्रकाश जल से गुजारा जाए, कांच से गुजारा जाए, हीरे से गुजारा जाए, तो ये प्रकाश की चाल तब ये नहीं रहेगी, प्रकाश की चाल इससे कम हो जाएगी। ठीक है, जिसके वजह से प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। समझ में आ गया? तो देखिए, ये हम एक यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो दो माध्यम को सेपरेट कर रही है, पृथक कर रही है, अलग कर रही है। ये बता रही है कि इसके ऊपर
दूसरा माध्यम है और इसके नीचे दूसरा माध्यम। जैसे ये दीवार है तो ये बता रहा है कि इधर एक कमरा है, उधर दूसरा कमरा है। उसी तरह से ये लाइन बता रही है कि इसके ऊपर अलग माध्यम है और इसके नीचे अलग माध्यम। ऊपर वाले माध्यम को अगर हम माध्यम 1 मान लें, नीचे वाले माध्यम को हम माध्यम 2 मान लें, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई इस पृष्ठ पर, जो दो माध्यम को अलग करने वाली पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर पड़ी। जहां पर पड़ेगी उसी पॉइंट पर आप एक अभिलंब खींचेंगे, ऐसे लंब, ठीक, इसको अभिलंब बोला जाएगा। अब देखिए मार्ग इस प्रकाश को चलने की दिशा सीधा ये है, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से हट जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, लेकिन इस मार्ग से नहीं जाएगी। कब इस मार्ग से जाएगी, कब इस मार्ग से जाएगी, वो माध्यम पे निर्भर करेगा। ये माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करेगा, वो भी हम बताएंगे कब यहाँ से जाएगी और कब यहाँ से जाएगी, ठीक है। हाँ, सीधा इसलिए क्योंकि माध्यम क्या है, अलग अलग है। हमने बोला ना कि जब माध्यम बदलेगा तो चाल क्या होगी, चाल बदलेगी तो उसका मार्ग भी क्या होगा, बदल जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए ये सीधा नहीं जा रही। अगर दोनों तरफ माध्यम सेम होता तब वो सीधा चली जाती, तब अपवर्तन होता ही नहीं। दोनों तरफ माध्यम सेम हो तो अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का मतलब ही है अपने मूल मार्ग से विचलित होना, ठीक है। अपने मूल रास्ते से जब विचलित होती है प्रकाश, तभी अपवर्तन होता है। अगर विचलित नहीं होती है तो अपवर्तन नहीं होगा। अगर दोनों माध्यम एक ही रहा तो प्रकाश सीधे चली जाएगी, तो अपवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हमें अपवर्तन जानना है, इसलिए दोनों माध्यम अलग अलग लेना पड़ेगा। समझ आया? ताकि प्रकाश की चाल क्या हो, बदले। जब प्रकाश की चाल बदलेगी तो अपवर्तन की क्रिया होगी। समझ में आई बात? तो हमने दो माध्यम लिया, फर्स्ट माध्यम से किरण आ रही है, सेकेंड माध्यम में जा रही है, लेकिन अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। तो यही घटना प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। प्रकाश का ये भी एक गुण है, अपवर्तन। जैसे परावर्तन भी प्रकाश का गुण है, उसी तरह अपवर्तन भी प्रकाश का ही एक गुण है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो चलिए इसको नोट करते हैं। लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से, अपने मूल मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रकाश इस रास्ते से जा रही है, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते से जा रही है, तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये आने वाली किरण है, आपतित, और ये यहाँ से टकराने के बाद मार्ग से विचलित हो रही है, तो इस किरण का नाम क्या होगा, अपवर्तित। क्या होगा,
अपवर्तित किरण। ठीक, इस लाइन को क्या कहेंगे? अभिलंब। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन क्या कोण। और इस कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे और अपवर्तन कोण को आर से। ये टोटल इसका फिगर है। ठीक है, ये माध्यम है फर्स्ट और ये माध्यम है सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। देखो ये जो शब्द बोलता हो गया, बड़ी मार मारेंगे उसको। अब देखो आगे, हमने आपसे कहा था ना कि प्रकाश की किरण कब इधर जाएगी और कब यहाँ से जाएगी, वो किस पर निर्भर करता है? माध्यम पे। किस पर? माध्यम पर। इसका मतलब माध्यम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो माध्यम कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे? दो प्रकार का। एक होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम होता क्या है? वह माध्यम जिसके अणु पास पास हो। जिस माध्यम के अणु पास पास होंगे वो माध्यम सघन होता है। ज्यादा पास होंगे तो माध्यम आपको दिखेगा, अभी वो माध्यम आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे जल, जल आपको दिखता है तो जल सघन है। जल से भी ज्यादा सघन कौन है? कांच। जल को आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कांच को, तो जल से सघन कांच होता है। कांच से भी सघन हीरा होता है। वो जब कांच से हार्ड होता है, कठोर होता है, उसके और पास पास होता है। ठीक है, तो ये सब सघन है, लेकिन सबसे ज्यादा सघन कौन है? हीरा। उससे कम सघन कांच, उससे कम सघन जल, और सबसे कम सघन हवा। तो जो सबसे कम सघन होता है उसको बोलते हैं विरल। ठीक है, तो समझिएगा सघन माध्यम है क्या। देखिए एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण अभिलंब, ये जो अभिलंब है ना, अपने मेन रास्ते से अभिलंब की ओर झुके, समझना, जब प्रकाश की किरण अपने मूल रास्ता से अभिलंब की ओर झुक रही है तो समझ लीजिए ये माध्यम क्या है? सघन है। इसके अपेक्षा ये क्या है? सघन है। यानी अगर ये सघन है तो इसके अपेक्षा ये विरल होगा। समझ में आई बात? तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें, अपवर्तित किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं वो माध्यम सघन होता है, और ऐसे माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है, इसलिए प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। समझ में आ गई बात? जब सघन माध्यम होता है तो प्रकाश किरणों की चाल क्या होती है? कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है तो वो किधर झुकता चला जाएगा? अभिलंब की ओर। जितना ज्यादा सघन होगा उतना ज्यादा अभिलंब की ओर झुकना शुरू हो जाएगा, और जब ये अभिलंब की ओर झुकेगा इसका मतलब अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होता चला जाएगा। ये जो कोण है ना, ये कम होता चला जाएगा। तो सघन माध्यम को हम कई रूप में डिफाइन कर सकते हैं। पहला समझिएगा, ऐसा माध्यम जिसमें अपवर्तित किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं सघन माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल घट जाती है सघन माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसमें अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम हो जाता है सघन माध्यम कहलाता है। ये सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे सघन माध्यम तो कोई भी एक चीज आप बता सकते हैं, सर जिस माध्यम में अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम हो जाए वो माध्यम सघन होता है। सर जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाए सघन माध्यम होता है। सर जिस माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाए वो सघन माध्यम। कोई भी एक चीज बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे ऐसा माध्यम जिसमें
अपवर्तित अपवर्तित किरणें किरणें अविलंब अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, सबसे कम सघन कौन होता है, जल। जल से सघन कौन होता है, कांच। कांच से भी ज्यादा सघन हीरा। तो ये सब सघन माध्यम है। अगर जल से कम सघन कहा जाए तो क्या कहोगे, वायु। तो ये सघन के बढ़ते क्रम, इधर जाएंगे तो सघनता बढ़ती जाएगी, इधर जाएंगे सघनता घटती जाएगी, ठीक है। तो ये सघन माध्यम है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। पहला, ऐसे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, घटती जाती है। यानी आपसे कहा जाए, बताइए सबसे कम चाल प्रकाश का किस माध्यम में होगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, हीरा। जितना सघन होगा, सघन का मतलब अणु पास पास। अगर हम ये कहें कि सब लोग इस कमरे में भर जाओ, एक तरह से आपको एक एक अणु समझ लिया जाए और कहा जाए कमरा में एकदम भर जाओ, और दूसरे को कहा जाए दौड़ो, तो क्या तेजी से दौड़ पाएगा वो, नहीं दौड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि आप बहुत पास पास होगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात। तो जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा, प्रकाश की चाल उसमें उतना कम होती जाएगी। तो अगर इस तरह है, हम कहें सबसे कम चाल प्रकाश का किस माध्यम में, और सबसे अधिक हवा में, ठीक है ना। क्योंकि हवा में प्रकाश माध्यम के जो कण होते बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हवा दिखता नहीं है। तो हवा में दौड़ना आपके लिए आसानी होगी, आप बहुत तेजी से दौड़ेंगे, तो प्रकाश भी बहुत तेजी से दौड़ती है। तो प्रकाश की चाल वायु में सबसे ज्यादा होता है और हीरा में कम। अगर वायु और जल में पूछा जाए किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी और किसमें कम होगी, लेकिन अगर जल और कांच में पूछा जाए प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, जल में। जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्योंकि जल कांच से कम सघन है ना, तो जल में अधिक होगी, कांच में। कांच और हीरा में पूछे तो कांच में ज्यादा होगी, हीरा में। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे माध्यम प्रकाश की चाल घटती जाती है। दूसरा, ऐसे माध्यम में अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझ में आई बात। आप अपवर्तन कोण का मान कम होता चला जाएगा। अगर हम आप कहें कि बताइए वायु और जल में, वायु और जल में अपवर्तन कोण का मान कम किसमें होगा, जल में, क्योंकि जल वायु से क्या है, सघन है। तो जल में अपवर्तन कोण का मान, ये कोण आर कम बनेगा, किससे, आपतन कोण से। लेकिन जल और कांच में पूछा जाए तो कांच में कम बनेगा, कांच और हीरा में पूछा जाए तो हीरा में कम बनेगा, ठीक है। मतलब जो माध्यम जितना सघन होगा, प्रकाश की चाल कम होगी, अपवर्तन कोण का मान भी कम होगा, ठीक है। दूसरा माध्यम हम पढ़ लें, वो है विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, तो इसी का उल्टा, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटेंगी, लिखेंगे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की अपवर्तित किरणें
अविलंब, अविलंब से क्या होती हैं? दूर हटती हैं, दूर हटती हैं, उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम, उसे विरल माध्यम कहते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। हो गया? समझिएगा, अगर प्रकाश की किरण ये आ रही है, जाने का रास्ता ये है, अगर ये न जा करके ऐसे जाए तो इस अभिलंब से क्या हो गई? दूर हो गई ना। अगर अपने मूल रास्ते से अभिलंब की ओर झुक गई तो सघन है, लेकिन अपने मूल रास्ते से दूर हो गई, अभिलंब से दूर चली गई, तो ये हो गया विरल माध्यम। ठीक, ऐसे माध्यम में क्या होता है? ऐसे माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ती जाती है। जैसे जैसे माध्यम विरल होगा, प्रकाश की चाल क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और यदि ये माध्यम प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो इसका जो अपवर्तन कोण है ना, वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी विरल माध्यम में चाल बढ़ती जाती है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल अगर हम समझें अपने लाइफ में, मान लीजिए ये रोड है, दिख रहा ना? नहीं दिख रहा? चलिए, यहाँ दिख रहा होगा, ये रोड है, समझिएगा ध्यान से। ये कोई एक बंधा है, ये समझ लीजिए अभिलंब। नहीं दिख रहा, बाद में दिखेगा, चलो लिख लो पहले, तब लिख लो। आगे देखो, अब इसमें भी कुछ इसके गुण है। पहला देखो, समझो, पहला है कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। और दूसरा है अपवर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण से बढ़ेगा। क्या लिखेंगे? इस माध्यम में अपवर्तन, अपवर्तन कोण, आपतन, आपतन कोण से अधिक होता जाता है। ठीक है, जैसे में अगर हम कहें हीरा सबसे सघन, इससे कम सघन कांच, इससे कम सघन, हाँ, और सबसे कम सघन वाई। यानी अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो विरल माध्यम क्या होगा? बढ़ेगा। विरल माध्यम क्या होगा? बढ़ेगा, ऐसे। और इधर जाएंगे तो विरल माध्यम घटेगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए हीरा और कांच में विरल कौन है? हीरा और कांच में विरल कौन है? हीरा और कांच में विरल कौन है? कांच, क्योंकि इधर जाओगे तो विरल घटेगा, नीचे लिखा नहीं है, विरल माध्यम बढ़ेगा इधर जाने पे। सबसे ज्यादा विरल, उससे कम विरल, उससे कम विरल और सबसे कम विरल। यानी ये सघन है, उससे कम सघन ये है, उससे कम सघन ये है, सबसे कम सघन वाई है। ठीक है, तो दिमाग में रखिए। ठीक, नोट करिए, फटाक से इसको नोट करें। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? देखिए, अपवर्तन और अपवर्तनांक दो चीज है। अपवर्तन घटना है, और वो ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश अपने मूल मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, वो घटना है। अपवर्तनांक घटना नहीं है, पहला चीज, वो घटना है, घटना नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तनांक है क्या, तो समझिएगा,
जब प्रकाश एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जा रही होती है तो वो अपने मूल मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है। विचलित होने का कारण क्या है, प्रकाश की चाल का बदलना। प्रकाश की चाल बदलने के कारण मार्ग से वो विचलित हो जाती है। तो अगर हम अपवर्तनांक को डिफाइन करें प्रकाश की चाल के पद में तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से। ये प्रकाश की किरण आई, ठीक, दूसरे माध्यम में इसको जाना है, लेकिन ये ऐसे चली गई, विचलित हो गई, कारण प्रकाश की चाल का बदलना। तो इसका मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और रही होगी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और हो गई। तो इन माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसका जो अनुपात होता है ना, अनुपात, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अगर ये अनुपात दोनों का ज्यादा आता है तो इसका मतलब अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा होगा, मतलब ये किरण अपने मार्ग से ज्यादा विचलित होगी। ठीक है, अगर ये अपवर्तनांक ज्यादा हो रहा है, ये रेसिस का हल सॉल्यूशन ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपने मार्ग से ज्यादा विचलित होगी, अपवर्तन ज्यादा होगा। ठीक, अगर ये अपने मार्ग से कम विचलित हो रही है, इसका मतलब इसका अगर इसका मान कम आ रहा है तो इसका मतलब ये अपने मार्ग से कम विचलित होगी। अपवर्तनांक का सेंस अगर दिमाग में रखें तो एक तरह से क्षमता से रखिए, ये इसकी क्षमता को शो कर रहा है कि अपवर्तनांक ज्यादा तो विचलन ज्यादा होगा, अपवर्तनांक कम तो विचलन कम होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्यादा और कम हो जा रहा है, समझिएगा बात को। ये मान लीजिए वायु है, हवा, और ये मान लीजिए जल है। ठीक, ये हवा है और ये जल है। हवा में प्रकाश की चाल आप सभी को पता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। जल में आई, मान लीजिए जल में प्रकाश की चाल हो गया 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 1.5। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1.5 आएगा। देखिए 3, इससे इससे कट जाएगा, इससे ये काटोगे कितना आया, 1 यानी इन दोनों का रेशियो कितना आया, 1.5 आया। अच्छा, अगर इस जल के जगह पर अगर हम कांच रख दें, कांच, और कांच में हमने देखा कि प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी, 2 तो रहेगी नहीं, 2 से कम हो जाएगी। मान लीजिए हो गया कितना, 1, तो ये और ये कट गया, 3/1 का मतलब कितना हुआ, 3। तो अब देखिए अपवर्तनांक कितना आ गया, 3 आ गया। तो रेशियो देखिए, इसका मान पहले आया 1.5, अब कितना आ गया, 3। यानी 3 होने का मतलब समझ रहे हैं, इसका मान ज्यादा, और ज्यादा होने का मतलब ये अपने मार्ग से और ज्यादा विचलित हो जाएगी। जो इस पर आ रही थी जल की उपस्थिति में, अब वो इस पर आने लगी, ज्यादा विचलित हो गई। समझ में आई बात। अगर हीरा लेंगे तो इस पर आने लगेगी, यानी और ज्यादा विचलन हो जाएगा। समझ में आया। तो जैसे जैसे ये अनुपात बढ़ेगा अपवर्तनांक भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर किसी प्रकाश के अपवर्तनांक को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उन माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वही उन माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। समझ में आई बात। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। पहला चीज, एग्जामिनर अक्सर ये प्रश्न रखता है आपके सामने, जैसे आप डायग्राम चार्ट पेपर पे बना के ले गए, रखे, पूछता गया, पूछ देगा अपवर्तनांक का मात्रक बताओ। अब लड़के लोग लगते हैं गुणा भाग करने, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, उसका अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं है। कितनों गुणा कर लो, देख लो, यो वेग है, यो वेग है, वेग से वेग पट गया ना, तो कहाँ मात्रक बनेगा, बनेगा। तो एकदम दिमाग में रख लीजिए, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, वह मात्रकहीन राशि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अपवर्तनांक दो प्रकार का हम पढ़ेंगे, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष।
ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। मतलब पहला माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा पहले माध्यम में प्रकाश की क्या चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की क्या चाल, यही अपवर्तनांक हो जाता है। ठीक है, दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। ये इसको हम क्या पढ़ेंगे समझ लीजिए, ये पढ़ा जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम का मतलब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो रही है। जिस माध्यम में विचलित होती है प्रकाश की किरणें उसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है। अगर वायु से जल में आ रही है तो विचलित किसमें होगी, जल में, तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा, जल का, वायु का नहीं निकलेगा, वायु के सापेक्ष निकलेगा जल का। अगर जल से कांच में जा रही है तो विचलित किसमें होगी, तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा, किसके सापेक्ष, जल के। अगर कांच से हीरा में जा रही है तो किसका अपवर्तनांक निकलेगा, किसके सापेक्ष, कांच के। समझ में आई बात। जिस माध्यम से जाएगी उस माध्यम के सापेक्ष और जिसमें विचलित होगी उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हम पहला माध्यम मान लीजिए वायु मान लें, ये मान लें कि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, जल है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ANG। क्या हो जाएगा, A मतलब एयर, G मतलब ग्लास, कांच। तो Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा Y में प्रकाश की, ये होगा पहला माध्यम यहाँ था तो पहले माध्यम में प्रकाश खींचा, यहाँ पहले माध्यम की जगह क्या है, वायु है, तो वायु में प्रकाश की, और वायु में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। कांच में प्रकाश की चाल, दूसरा माध्यम क्या है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरा माध्यम कांच है, इसका मतलब कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल को आप कुछ भी लिख सकते हैं, V1 V2 या V, ठीक है। तो ये हो जाएगा ANG बराबर C/A। ये बता रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये बता रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पर पहला माध्यम क्या माना गया है और दूसरा माध्यम कांच, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये पढ़ लेंगे ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसको।